नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं दोस्तों, सिंबल, यानी इंसर्ट टैब का जो लास्ट ग्रुप है वो यही है, सिंबल ग्रुप। यदि सिंबल ग्रुप की बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो है आपकी इक्वेशन और एक है आपका सिंबल। ये देखिए इस टाइप से दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, इक्वेशन और सिंबल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। यदि इसकी बात करें दोस्तों तो इक्वेशन में तो मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। अब वो आप चाहे कुछ भी डालें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डालें, चाहे आप ए प्लस बी स्क्वायर डालें, कुछ भी डालें, चाहे आप पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला डालें, चाहे 2 पाई आर का फॉर्मूला डालें, किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल इक्वेशन यदि आपको इंसर्ट करनी है तो आप इस फीचर का उपयोग करेंगे। दूसरा आता है आपका सिंबल। सिंबल में अलग अलग प्रकार के सिंबल होते हैं, जैसे एक होता है कॉपीराइट का सिंबल, देखिए ऐसा सी ब्रैकेट, जैसे होता है ट्रेडमार्क का, जैसे होता है रजिस्ट्रेशन का, अलग अलग प्रकार के सिंबल हो सकता है, अल्फा बीटा गामा, किसी भी प्रकार का सिंबल यदि आप यूज करना चाहें तो यहाँ से पूछ लिया, सिंबल डाल सकते हो। अनेकों प्रकार के सिंबल हैं, चाहे तो आप करेंसी का डालना चाहो तो भी आप यहाँ से डालोगे, किसी भी प्रकार की करेंसी हो सकती है। हाँ, इनकी शॉर्ट की ज़रूर पूछ ली जाती है, एक दो की जो जनरली रिपीट होती हैं, जैसे कॉपीराइट की पूछ ली जाती है, तो कॉपीराइट की शॉर्ट की होती है दोस्तों एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। ट्रेडमार्क की होती है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। ऐसे ही रजिस्टर्ड की होती है दोस्तों एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। ऐसे ही है कि यहाँ पर ये इस टाइप की होती है, ये ऐसी करेंसी यहाँ इसकी भी यदि पूछ ले तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, सबके लिए होती हैं अवेलेबल। तो ऐसे आपको एक एक की इनकी भी ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है जनरली कॉपीराइट की, यदि सिंबल में से सबसे ज़्यादा शॉर्ट की जो पूछी गई है एग्जामों में अब तक कॉपीराइट की पूछी गई है, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। ध्यान रहे अभी हमने टाइम के लिए और लिखी थी, वो थी हमारी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, वो थी टाइम के लिए, डेट और टाइम जो इसमें अपनी लिखी थी पिछले ग्रुप में। और ये है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, जो कि इसके लिए ट्रेडमार्क टी एम, ट्रेडमार्क ग्रुप के लिए। ये रजिस्टर्ड ग्रुप के लिए एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, और कॉपीराइट के लिए एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। और ये कोई करेंसी होती है, नाम भूल गया मैं, यान रियान कुछ ऐसी, और उसके लिए एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट होती है दोस्तों। ध्यान रहे कंप्लीट इंसर्ट टैब, कौन सी टैब खत्म होती है, इंसर्ट टैब आपकी ये खत्म होती है। इंसर्ट टैब के बाद में आती है हमारे पास में एक डिज़ाइन टैब। अब यदि हम बात करें पुराने वर्जन की, तो ध्यान रहे दोस्तों ये जो डिज़ाइन टैब थी ये 2007 तक तो अवेलेबल ही नहीं है। कब तक, 2007 तक ये नहीं होती थी। और 2007 तक ये जो दोनों फीचर हैं, ये दोनों फंक्शन है, ये किसका हिस्सा हुआ करते थे, मैं बता देता हूँ आपको, पेज लेआउट। आगे हम एक टैब पढ़ेंगे जिसका नाम है पेज लेआउट। तो ये MS ऑफिस 2007 तक, 7 इसी का हिस्सा होते थे। अब 10 के बाद में 2010 2013 में ये अलग कर दिया और एक टैब बना दी जिसको नाम दे दिया क्या, डिज़ाइन टैब नाम दे दिया दोस्तों। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फीचर 2007 में नहीं होते थे। 2007 में ये दोनों फंक्शन पेज लेआउट टैब का हिस्सा होते थे, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। पेज लेआउट अभी भी होती है, लेकिन अब उसमें से ये हटा दिए गए हैं दोनों फंक्शन। थीम्स की बात करें तो थीम्स में हम 3 प्रकार की थीमों पर चर्चा करते हैं। 3 प्रकार की थीम बोले तो दोस्तों देखो, एक तो होती है फॉन्ट की, यानी जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, सॉरी चलो दोबारा से लिख देंगे। पहला होता है फॉन्ट की स्टाइल, जिसमें हमारे पास में ग्रुप्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, अलग अलग फॉन्टों के ग्रुप बने हुए होते हैं और उनके हमें अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। जैसे नाम यहाँ पर दे रखे होंगे आपको, देखिए ये आप देख सकते हैं, टाइटल है, सब टाइटल है, पहले भी हमने चर्चा की थी स्टाइल की, होम के अंतर्गत वही सेम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं एक तरह से। होम में भी एक स्टाइल ग्रुप आया था और उसी स्टाइल ग्रुप के सारे फीचर्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही
दूसरा जो आता है यहाँ पर वो आता है कलर का, जिसमें भी ग्रुप ऑफ कलर्स की थीम्स बनी होती हैं, ग्रुप्स ऑफ अलग अलग कलर के ग्रुप बने हुए होते हैं। एक आती है यहाँ पर इफेक्ट, तो हमने वहाँ बहुत सारे फॉन्ट के इफेक्ट पढ़े थे, तो वो भी फॉन्ट इफेक्ट्स के ग्रुप है यहाँ, फॉन्ट इफेक्ट ग्रुप। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये वाला जो ऑप्शन है थीम वाला, ये हमारा कहीं ना कहीं होम टैब से रिलेट करता है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी हमने अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल पढ़ी थी, फॉन्ट के ग्रुप भी पढ़े थे और फॉन्ट के लिए कलर भी पढ़े थे। तो यहाँ पर वहाँ सिंगल कलर थे, यहाँ मल्टीपल कलर कर दिया और उनको मिला के ग्रुप तैयार कर दिया। जैसा कि वहाँ हमने स्टाइल बनाई थी और स्टाइल में हमने क्या किया था, डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ग्रुप बनाए थे और उन फॉर्मेटिंग के ग्रुप को यहाँ पर क्या नाम दे दिया, अलग अलग नाम दे दिया। अलग अलग फॉर्मेटिंग के क्या थे, ग्रुप थे। अब यहाँ फॉन्ट के अलग ग्रुप बना दिए, कलर के अलग ग्रुप बना दिए और इफेक्ट्स के अलग ग्रुप बना दिए और फिर तैयार कर दिया आपके पास थीम। क्या है, थीम। तो 3 प्रकार की थीम अवेलेबल होती हैं, फॉन्ट की, कलर की और इफेक्ट की, ये तीनों ध्यान रखनी है। इसमें मल्टीपल फॉन्ट्स यूज होंगे, इसमें मल्टीपल कलर्स यूज होंगे और इसमें मल्टीपल फॉन्ट इफेक्ट यूज होंगे। तो ये ध्यान रखना है। कितने प्रकार की थीम है टोटल, 3 प्रकार की थीम है, फॉन्ट, कलर और इफेक्ट। नेक्स्ट आता है पेज बैकग्राउंड। क्या है आपके सामने, पेज बैकग्राउंड। और पेज बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो पेज बैकग्राउंड में हमारे पास में 3 ऑप्शन आते हैं दोस्तों। एक आता है आपके पास पेज का कलर। क्या है, पहला इसमें पेज का कलर। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें पेज की बॉर्डर। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है इसमें वाटर मार्क। क्या है, वाटर मार्क। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं पेज बैकग्राउंड में टोटल कितने फंक्शन है आपके पास में, 3 फंक्शन है। पहला नाम है पेज कलर, तो कलर से भी आप समझते हैं, कलर आप कोई भी कलर डाल सकते हो पेज का। हाँ, अंदर है कुछ नाम पूछ लिए जाते हैं जनरली इसके अंतर्गत कि हम पेज के कलर में किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, फिल तो हम करते ही करते हैं, यानी कोई भी डार्क कलर, कोई भी डार्क कलर, लाल, नीला, हरा, वो आता है किसके अंतर्गत, फिल के अंतर्गत। कोई भी हम पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर बोले तो किसी भी फोटो को हम एज ए पेज कलर के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। एक आता है इसी में ग्रेडियंट। क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हुआ कुछ पैटर्न सेट होते हैं पहले से ही। पैटर्न बोले तो जैसे देखिए मैं यहां पर बना देता हूं, कुछ लाइन है, एक तो इस तरीके से दे दिए, दूसरा कोई और कलर ले लेते हैं, इस तरीके से दे दिया, और इस तरीके की अलग अलग कलर की अलग अलग थीम के आधार पर यदि हम पेज कलर दें तो वो कहलाता है क्या, ग्रेडियंट। अब इसमें क्या है, 2 पैटर्न हो जाते हैं। एक तो हो जाता है इसके अंतर्गत इसी में 2 आएंगे, एक आपका फोरग्राउंड और एक आ जाएगा आपका बैकग्राउंड। क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब हो गया वो लाइन है, जैसे अब इसमें हमें एक लाइन पीछे दिख रही है और एक ऊपर दिखाई देगी। आपने कपड़ों में भी देखा होगा, 2 कलर होते हैं तो एक कलर थोड़ा पीछे दिखाई देता है, एक ऊपर दिखाई देता है। तो ऊपर वाला जो है वो फोरग्राउंड हो गया, पीछे वाला हो गया वो बैकग्राउंड हो गया। यानी कि ग्रेडियंट में हमारे पास 2 प्रकार के कलर पैटर्न हो सकते हैं, फोरग्राउंड पैटर्न और बैकग्राउंड। यानी अब हम इस लाइन को एक अलग कलर दे सकते हैं, इसको अलग, फोरग्राउंड का अलग कलर रख सकते हैं, बैकग्राउंड का अलग कलर रख सकते हैं। तो वो कहलाता है आपका क्या, ग्रेडियंट। एक होता है दोस्तों इसी में आपका टेक्सचर। क्या होता है, टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब हो गया पहले से ही कुछ बनी हुई डिजाइनें होती हैं, अलग अलग मिक्स डिजाइन है, उनमें से हम कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करके और पेज के कलर के रूप में उपयोग ले सकते हैं। तो ये हाल ही में पूछा भी गया है पटवार में, ध्यान रहे, पटवार के अंतर्गत ये क्वेश्चन बना भी है। पटवार राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था 2021 में।
ध्यान रहे अक्टूबर 2021 में ये पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया था कि किसी भी पेज का कलर निम्न में से किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी आंसर था और उसमें ये भी था कि हम फिल भी ले सकते हैं, पिक्चर भी, ग्रेडियंट भी और टेक्सचर, सारे हम एज ए पेज कलर रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, चारों नाम आपको याद रखना है खासकर। नेक्स्ट आता है पेज की बॉर्डर। क्या है दोस्तों नेक्स्ट? पेज की बॉर्डर। ध्यान रहे दूसरा पेज बॉर्डर। और यदि पेज बॉर्डर की हम बात करें तो ये आपके सामने पेज है और इस पेज के अंतर्गत यदि आप लाइन देते हो तो वो आपके मार्जिन के पास में इस तरीके से एज ए पेज बॉर्डर यूज में आती है। तो ये व्हाइट कलर में हमने दिए, मान लीजिए आपकी पेज की क्या है बॉर्डर है। तो इसमें आप अलग अलग साइज में अलग अलग डिजाइन में पेज बॉर्डर डाल सकते हैं लाइन के आधार पर। लाइन के अलावा यदि आपको कोई डिजाइनदार चाहिए तो उस डिजाइनदार बॉर्डर को बोला जाता है यहाँ पर आर्ट बॉर्डर। क्या बोलते हैं? आर्ट बॉर्डर। आर्ट बॉर्डर का मतलब हो गया लाइन के स्थान पर आप यहाँ पर कोई पैटर्न दे देते हैं, कोई डिजाइन, फूल पत्ती। तो इस टाइप की यदि कोई डिजाइनदार यदि आप कोई बॉर्डर देना चाह रहे हो तो वो जो डिजाइनदार बॉर्डर है वो किस नाम से जानी जाती है? आर्ट बॉर्डर के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो डिफॉल्ट साइज होती है वो साइज अक्सर पूछी भी जाती है एग्जाम में, वो होती है 32 पीटी। और यही पूछी जाती है क्योंकि बॉर्डर, पेज बॉर्डर तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है किसी भी पेज के लिए आर्ट बॉर्डर की डिफॉल्ट साइज क्या होती है। अब बच्चों को पता नहीं होता है कि आर्ट बॉर्डर क्या है। तो आर्ट बॉर्डर कुछ नहीं है, पेज बॉर्डर का ही एक ग्राफिकल रूप है जिसमें हम डिजाइनदार बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं और उसकी डिफॉल्ट साइज क्या है? 32 पीटी, 32 पीटी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा जो आता है इसी का पार्ट वो आता है दोस्तों वाटरमार्क। क्या है? वाटरमार्क। पेज बैकग्राउंड का तीसरा जो फंक्शन है वो कौन सा है? वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट्स में हम टेक्स्ट के पीछे एक धुंधला सा फ्यूजी टेक्स्ट हम लेते हैं, कौन सा? धुंधला टाइप का फ्यूजी टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे या टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लिखा या दिखाया गया, क्योंकि लिखा हुआ सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, जबकि हम एज ए वाटरमार्क कोई भी लोगो, कोई भी फोटो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखाया गया फ्यूजी टेक्स्ट या लोगो या कोई भी इमेज, कुछ भी हम टेक्स्ट के पीछे दिखाते हैं वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? वाटरमार्क है। आपने आपके नोट्स वगैरह में, कोचिंग के में, फॉरम के में देखा होगा, पूरे पेज के पीछे की तरफ अलग से जो डाला जाता है, या तो कोचिंग का लोगो डाल दिया जाता है, मोबाइल नंबर डाल दिए जाते हैं, कुछ भी जो हल्का धुंधला दिखाई देता है वही हमारा किस नाम से जाना जाता है? वाटरमार्क के नाम से जाना जाता है। और वो ये कहाँ से डाला जा रहा है? डिजाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप से। ये ध्यान रखना है, लोकेशन। यदि पुराने वर्जन की बात करेंगे तो 2007 में यही फंक्शन कहाँ था? पेज लेआउट टैब क्या? पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पेज लेआउट टैब हो जाती थी 2007 तक। ये थोड़ा सा चेंज है वर्जन वाला, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नए वर्जनों में तो ये सेम लोकेशन है, टैब का नाम डिजाइन, ग्रुप का नाम पेज बैकग्राउंड। लेकिन 2007 में यदि आप अलग से लिखना चाहो तो MS ऑफिस पूछ ले कभी, तो 2007 में ये दोनों ग्रुप किसका हिस्सा थे? पेज लेआउट टैब का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? पेज लेआउट टैब का। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2007 में ये पेज लेआउट का हिस्सा थे। थीम भी पेज लेआउट में थी, पेज बैकग्राउंड भी पेज लेआउट टैब में था। तो वर्जन वाइज भी पूछ लेता है, काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रहे आंसर 2 भी हो सकते हैं इसके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टैब है हमारे पास में, और नेक्स्ट टैब जिसका नाम आपको पता है पेज लेआउट, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये है पेज लेआउट। और इसमें हमारे पास में टोटली 3 ग्रुप हैं। 3 में से कुछ तो आप पहले से पढ़े हुए हैं। सबसे पहला और ख़ास जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है यहाँ पर, और वो है पेज सेटअप।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट यानी पेज लेआउट टैब का सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है वो है पेज सेटअप, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आपको पूछने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। ये आप ऑलरेडी होम टैब में पढ़ चुके हो, आपको अलग से पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं होगी। होम टैब में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, इसके अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें हैं। एक तो है आपका इंडेंटेशन, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, इंडेंटेशन, और दूसरा है पैराग्राफ स्पेसिंग। कौन सा? पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। स्पेसिंग में एक बिफोर और एक आफ्टर पढ़ी हुई है। आप दोबारा से होम टैब वाला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। बिफोर में हमने वैल्यू लिखी थी 0 पीटी, आफ्टर में हमने लिखी थी 10 पीटी। और इंडेंटेशन की बात करें तो वहाँ पर हमने 4 प्रकार के इंडेंटेशन पढ़े थे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। एक है लेफ्ट और एक है राइट, जबकि वहाँ पर हमने होम टैब में पढ़ा था फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। शॉर्ट की भी पढ़ी थी, लेफ्ट के लिए थी Ctrl+M और राइट के लिए थी Ctrl+Shift+M। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ध्यान रहे पैराग्राफ ग्रुप दूसरी बार रिपीट हो रहा है, पहले होम टैब में भी होता है और इसमें भी होता है। तो क्वेश्चन जनरली जो बढ़ता है यहाँ से ये भी बनता है कि पैराग्राफ या फिर लेफ्ट राइट इंडेंटेशन को कहाँ से हम परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे होम टैब से भी हम कर सकते हैं इंडेंटेशन को। दूसरा हमने रोलर पर भी पढ़े थे, छोटे छोटे से बटन, रोलर से भी किया जा सकता है। और तीसरा पेज लेआउट टैब से भी किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाता है। 3 लोकेशन हो गया दोस्तों लेफ्ट राइट इंडेंट में परिवर्तन करने की। दूसरा आता है अरेंज ग्रुप, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अरेंज का मतलब हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्टों को किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर पाओगे, या मल्टीपल इमेजेस हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कौन से को सबसे पहले फ्रंट में दिखाना है, किसको बैक में दिखाना है, उनका क्या हम ग्रुप भी बना सकते हैं, उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं, उनके हम अलाइनमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको? पेज सेटअप ग्रुप को। ध्यान रहे पैराग्राफ ग्रुप में मैं आपको यही बताऊंगा, इसके अलावा देखना है पूरा का पूरा होम टैब जो हमने पढ़ी थी वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि होम टैब में हमने ये सारा रिपीट किया जा चुका है, तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास अगला है पेज सेटअप ग्रुप। क्या है? पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहले हमारे पास में जो आता है दोस्तों वो आता है मार्जिन। ये आपके पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है, इसमें ये सारे जो फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं पेज सेटअप के, सबसे पहला ही जो है वो कौन सा है? मार्जिन। तो मार्जिन को देखते हैं सबसे पहले। और मार्जिन की यदि हम बात करें, थोड़ी देर के 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, पानी है। हाँ जी, देखिए मार्जिन की हम बात कर रहे थे, और मार्जिन में देखा जाए डिफॉल्ट जो मार्जिन है दोस्तों वो होता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया, देखिए ये आपका पेज है, पहले देख लें एक बार। और इस पेज में आपने जो चारों तरफ स्पेस छोड़ा है, ये आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ स्पेस छोड़ रहे हो। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये टॉप और ये बॉटम, चारों तरफ का मार्जिन है। ये टॉप हो गया, ये आपका बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, इस तरीके से। तो चारों तरफ जो छोड़ा गया स्पेस होता है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अब यदि हम बात करें यहाँ की, तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल होता है दोस्तों, ध्यान रहे, डिफॉल्ट। सीधा सा क्वेश्चन, किसी भी पेज का डिफॉल्ट मार्जिन का नाम क्या है? तो नॉर्मल। या पूछ ले नॉर्मल में वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहेंगे टॉप का भी मान 1, लेफ्ट का भी 1, राइट का भी 1 और बॉटम का भी 1। यानी कि चारों तरफ जो खाली स्पेस छोड़ा गया है वो 1-1 इंची का है। कितने का? 1-1 का। ध्यान रहे, चारों वैल्यू कितनी? 1 1 1 1 1, लेफ्ट राइट कोई अंतर नहीं है, इसीलिए इसका नाम है नॉर्मल। दूसरा पूछा जाता है और मार्जिन होता है नहीं होता है इस तरीके से, तो है नैरो। नैरो की बात करें तो नैरो में ये जो चारों वैल्यू है दोस्तों, ये कितनी हो जाएंगी आपकी? 1 के स्थान पर 0.5,
इसमें चारों कितनी थी 1, या टॉप की बात हो चाहे बॉटम की हो चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, चारों इसमें 1 होती हैं, तो इसमें कितनी है नैरो में 0.5, यही चेंज है, यानी वैल्यू चेंज हो रही है और उसको एक नाम दे दिया नैरो। नेक्स्ट है आपका वाइड। वाइड की यदि हम बात करें तो वाइड में टॉप और जो बॉटम है ये तो एक ही रहती है, लेकिन लेफ्ट और जो राइट वाली वैल्यू है मार्जिन की ये कितनी हो जाती है 2। ध्यान रहे, टॉप और बॉटम 1, लेफ्ट और राइट 2। काफी बार पूछ लेता है, नहीं तो नहीं भी पूछता है, सीधा नाम भी पूछता है, इंपॉर्टेंट नाम है ये तो पूछता है, इसको तो भले ही आप डबल स्टार लगा के चले। नेक्स्ट आता है आपका मॉडरेट। मॉडरेट में वापस देखिए टॉप और बॉटम में वापस कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन लेफ्ट और जो राइट मार्जिन है वो होता है 0.75। कितना होता है 0.75। ये वैल्यू आपको ध्यान रख लेनी है, थोड़ा सा हाई लेवल के अकॉर्डिंग। यदि आप जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए तो ये खासकर जरूरी है कि ये वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। काफ़ी बार इनमें भी कंफ्यूज करता है कि इनवैलिड वैल्यू कौन सी है, तो उस तरीके से आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रहे, कोई भी यदि आप वैल्यू डिसाइड करते हो इन वैल्यूज के अलावा, ये तो 4 नाम तो फिक्स हैं ही, आपको ध्यान रखना है, डिफॉल्ट, नॉर्मल, नैरो, वाइड और मॉडरेट। इसके अलावा कि सर नहीं मैं तो इनके अलावा कोई वैल्यू निर्धारित करना चाहता हूँ, तो इनके अलावा कोई वैल्यू आप यदि निर्धारित करते हो तो वो जाती है दोस्तों कस्टम मार्जिन में। किसमें? कस्टम मार्जिन, यानी आप स्वयं के द्वारा डिसाइड की गई वैल्यू टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन की, वो किसका हिस्सा होंगी? कस्टम मार्जिन का हिस्सा होंगी। और यदि इसके अलावा आप कोई प्रीवियस वर्जन में जाना चाहते हो, पुराने वर्जन के मार्जिन में, तो उसके लिए भी आपको मिलेगा जैसे MS ऑफिस 2003 ऑप्शन भी मिल जाएगा। और यदि आपने कोई वैल्यू निर्धारित करी है और लेफ्ट राइट की में इंटरचेंज करना चाहते हो, तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, मिरर मार्जिन। क्या मिल जाएगा? मिरर मार्जिन। मिरर का मतलब हो गया लेफ्ट राइट हो जाएगी, राइट वाली लेफ्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहां पर उनको लेफ्ट और राइट ने दिखा के, लेफ्ट राइट के स्थान पर दिखाया जाता है दोस्तों इनसाइड और आउटसाइड। लेफ्ट तो चेंज हो जाएगा इनसाइड में और राइट चेंज हो जाएगा आउटसाइड मार्जिन में। तो लेफ्ट राइट के स्थान पर वैल्यू क्या हो जाती है? इनसाइड और आउटसाइड हो जाती है दोस्तों। इनके अलावा और कोई मार्जिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा पेज के लिए। दूसरा एक मार्जिन जो आपको मिलता है दोस्तों, वो मिलता है वाइंडिंग के लिए। किसके लिए? वाइंडिंग के लिए। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। वाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्पेस, बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्पेस। और यदि हम बाइंडिंग के लिए बात करेंगे तो बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ते हैं वो बाय डिफॉल्ट 2 ही स्थानों पर छोड़ते हैं, या तो आप बाइंडिंग करवाते हो टॉप साइड में या आप करवाते हो लेफ्ट साइड में। कभी भी राइट और बॉटम पर हम बाइंडिंग नहीं करवाते हैं दोस्तों। और डिफॉल्ट रूप से जो बाइंडिंग होती है हमेशा वो लेफ्ट साइड में होती है। डिफॉल्ट कहाँ होती है? लेफ्ट साइड में होती है। और इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है गटर मार्जिन। कौन सा? गटर मार्जिन। तो इन मार्जिन के अलावा एक और मार्जिन जिसका नाम है गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन या तो टॉप पर होता है या लेफ्ट पर होता है, डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड में होता है। क्यों छोड़ा जाता है गटर मार्जिन? तो हम बोलेंगे सर बाइंडिंग के लिए, पेपरों को बाइंड कराने के लिए जो स्पेस छोड़ा गया है उसी को हमने नाम दे दिया क्या? गटर मार्जिन नाम दे दिया दोस्तों। तो ये इसका नाम हो जाता है। तो ध्यान रहे 5 नाम तो आपको एक्चुअल में याद होने ही चाहिए। डिफॉल्ट पेज के लिए नॉर्मल, नैरो, वाइड, मॉडरेट और बाइंडिंग के लिए गटर। ये आपको ध्यान होने चाहिए, अक्सर एग्जामों में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मार्जिन के बाद आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन की यदि हम बात करें, बहुत ही सिंपल। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, खड़ा पेज और आड़ा पेज, पता होगा आपको। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की दोस्तों, तो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमेशा कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। क्या है? पोर्ट्रेट। और दूसरा जो होता है हमारा वो हो सकता है लैंडस्केप। तो ध्यान रहे 2 प्रकार का ओरिएंटेशन है। एक तो है पोर्ट्रेट जो कि है डिफॉल्ट,
और दूसरा है आपका लैंडस्केप। सीधा सा क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का है? 2 का। डिफॉल्ट रूप से कौन सा होता है? तो पोर्ट्रेट। और कौन सा हो सकता है? तो लैंडस्केप। इसके अलावा तीसरा कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद ओरिएंटेशन के बाद में साइज। क्या है अगला? साइज, यानी पेज की साइज। जैसे कि आपसे पूछा जाता है सामान्य तौर पर आप किसका प्रिंट आउट लेके आते हो, तो प्रिंट आउट की हम बात करें तो वहां पर हम सामान्य तौर पर लेके आते हैं A4। ज़्यादातर यूज हम जो नॉर्मल रूप से यूज करते हैं वो A4 साइज होती है। तो ऐसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि पेज की MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज की जो डिफ़ॉल्ट साइज होती है वो क्या होती है? तो ध्यान रहे यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट साइज है दोस्तों वो होती है लेटर। क्या होती है? लेटर। नाम है ये लेटर का। ये आपके सामने डिफरेंट साइज ओपन है। देखिए बहुत सारी साइजें होती हैं यहाँ पर, कुछ सिलेक्टेड आपके सामने स्क्रीन पर है। तो जिनमें से डिफ़ॉल्ट जो है वो कौन सी है? लेटर साइज है दोस्तों। डिफ़ॉल्ट ध्यान रहे कौन सी है? लेटर है। ये डिफ़ॉल्ट है। वैल्यू भी यदि पूछ ले, वैसे तो पूछता नहीं है वैल्यू, फिर भी यदि पूछ ले तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। और इसकी वैल्यू होती है 8.5 इंची इंटू 11। बाई चांस यदि पूछ ले तो ये होती है। इसके अलावा यदि और साइजों की यदि हम बात करें तो इसके अलावा जो साइजें होती हैं दोस्तों वो ध्यान रहे लेटर के बाद जैसे लीगल होती है, टैब्लॉइड होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, स्टेटमेंट होती है। कि सर A4 तो अभी भी नहीं आई, चलो वो भी लिख लो। A3, A4, A5, ऐसी कई सारी हैं यहाँ पर साइज, कमी नहीं है। V4, V5, ठीक है, आदि। तो कई प्रकार की पेज साइज अवेलेबल होती हैं। ये वैल्यू इसलिए लिखाई है कि डिफ़ॉल्ट होती है। एक अवेलेबल और लिख लो डिफ़ॉल्ट, यदि बाई चांस पूछ ले तो सामान्य तौर पर यूज होने वाली जैसे A4 है, A4 सर्वाधिक। अब पूछ ले बड़ी कौन सी है तो A3 सबसे बड़ी होती है जैसे यहाँ पर, फिर A4 और छोटी हो जाती है, A5 और छोटी, यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है पेपर की साइज छोटी होती जाती है। लगता है ना कि A3 छोटी होगी A4 बड़ा, नहीं, उल्टा है। A3 बड़ी होती है, A4 छोटी होती है, और A5 और भी छोटी होती है। तो जैसे मैं एक A4 की साइज और लिखा देता हूँ आपको, 8.27 इंटू 11.69। बाई चांस पूछ ले तो, अदरवाइज पूछेगा नहीं। और A3 की भी लिखना चाहो कि सर बड़ी कैसे है, तो देखो बड़ी इसलिए है क्योंकि अपोजिट हो जाती है, उल्टी। इसकी 11.69 इंटू 16.54, तो इसकी ये साइज है। अब आप देख लीजिए बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। A3 बड़ी है, A4 छोटी है। और आगे बढ़ोगे A5 में, तो A5 में तो और छोटी हो जाएगी। A5 में इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है 5.83 इंटू 8.27। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप सबको याद नहीं रख सकते हो, पॉसिबल नहीं है। और एग्जामिनर भी वर्ड में नहीं पूछेगा खासकर, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए दी हुई होती हैं। और यदि आपको ऐसे ही निर्धारित करनी है, इस तरीके से आपको वैल्यू लिखनी है, हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग खुद वैल्यू डिसाइड करनी है, तब वो चली जाती है कस्टम में। किसके अंतर्गत? उसको हम बोलेंगे कस्टम साइज। ध्यान रखना, उसको क्या बोली जाएगी? कस्टम साइज बोली जाएगी। यदि खुद से ही हम ये हाइट और विड्थ डिसाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फिर कस्टम साइज बोलेंगे। इसलिए जनरली पूछता नहीं है, नहीं तो आपको सबकी याद करो। तो अभी तक तो ऐसा कभी पूछा नहीं गया है, तो पूछा भी जाए तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी आप देखोगे तो जैसे लेटर है तो लेटर की ये साइज आपको लिखी हुई मिल जाएगी, टैब्लॉइड है तो ये लिखी हुई मिल जाएगी, लीगल है तो लीगल की लिखी हुई मिल जाएगी, सबकी लिखी हुई है। लीगल की देखो 8.5 इंटू 14, सबकी लिखी हुई आपको अवेलेबल होंगी। एक बार MS वर्ड खोल के ओपन कर लोगे तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आज तक कभी एग्जाम में साइज नहीं पूछी गई। यदि आपकी कोई एग्जाम ही ड्राइंग वगैरह की है तो वहां पर फिर भी पूछ ली जाती है। वर्ड कंप्यूटर के अंतर्गत सीधा यही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी पेज की साइज होती है या नहीं होती है, तब आपको पूछा जाता है लीटर, लेगल, टैब्लॉइड, एग्जीक्यूटिव, ये नाम आपसे पूछे जाते हैं और ये नाम ही आपको याद होने चाहिए। तो दोबारा से देख लें, पेज की साइज डिफॉल्ट रूप से लेटर होती है जिसकी वैल्यू है 8.5 इंटू 11, जरूरी है, ये डिफॉल्ट साइज है। उसके अलावा पेज की और भी कई साइज हो सकती हैं, A3, A4, A5, V4, V5, लीगल, टैब्लॉइड, एग्जीक्यूटिव, स्टेटमेंट आदि कई प्रकार की साइजें आपको देखने को यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इनके अलावा यदि हाइट और विड्थ हम खुद डिसाइड करके कोई एक पेज की साइज बनाना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे कस्टम साइज, जिसमें हाइट भी हमारी होगी, जो विड्थ है वो भी हमने डिसाइड की होगी, इन सबके अलग। तो ये हमारी पेज की साइज जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रहे। ओरिएंटेशन और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉलम। क्या है दोस्तों नेक्स्ट? कॉलम।
कॉलम की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो डिफॉल्ट रूप से एक कॉलम आता है। डिफॉल्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो किस में रहता है, एक, यानी हम बोलेंगे सिंगल, वन। हम चेंज कर सकते हैं दो, यानी टू, तीन यानी थ्री। सर क्या गिनती खेल रहे हो? इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि ये नाम डायरेक्ट मिलेंगे आपको 1 2 3। इसके अलावा भी नाम, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन दो नाम ऐसे होंगे जो आपको कन्फ्यूज करेंगे। एक होगा लेफ्ट का और एक होगा राइट का। इसलिए ये लिखाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए जब हम लाइन स्पेसिंग पढ़े थे तो वहां पर भी आया था सिंगल, डबल और मल्टीपल। वहां ट्रिपल नहीं था, सिंगल था, डबल था, फिर सीधे मल्टीपल था। ऐसे यहां पर देखो सिंगल में मतलब 1 है, सिंगल नहीं लिखा उसे, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर अब यहाँ मल्टीपल नहीं है, यहाँ 3 है। 3 के बाद डायरेक्ट क्या है, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट और राइट का मतलब हो गया दोस्तों, जो लेफ्ट साइड का कॉलम है वो थोड़ा छोटा होता है, राइट का बड़ा होता है। यानी यदि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये मान लीजिए आपका लेफ्ट कॉलम है, तो राइट कॉलम थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, इस तरीके से। यदि ऐसी डिजाइन आपको टेक्स्ट की बनानी है, एक छोटा कॉलम एक बड़ा कॉलम, तो लेफ्ट सेलेक्ट कीजिए। यदि आपको लेफ्ट का बड़ा दिखाना है और राइट का छोटा दिखाना है तो राइट कॉलम करिए इस तरीके से, तो आपको राइट कॉलम। तो ये दोनों कॉलम के भी नाम है, हमने पहले अलाइनमेंट में भी पढ़े, इंडेंटेशन में भी पढ़े, इसलिए इनको बताना ज़्यादा जरूरी है। यही कंफ्यूज करते हैं, लगता है कि लेफ्ट और राइट कोई कॉलम थोड़े होंगे। कॉलम तो 1 2 3 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट दो कॉलम के नाम हैं, जिसमें लेफ्ट में लेफ्ट कॉलम छोटा होता है, राइट में राइट कॉलम छोटा होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा आता है यहाँ से मैक्सिमम कॉलम कितने हम इंसर्ट कर सकते हैं, कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक पेज के अंतर्गत अधिकतम हमने कितने कॉलम बना सकते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 45। कितने? 45। सीधे वैल्यू पूछी जाती है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अधिकतम कॉलमों की संख्या हो सकती है तो 45। कितनी हो सकती है? 45। डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है? 1। डिफॉल्ट रूप से हमारा हमेशा एक कॉलम बना हुआ होता है, उसके अलावा हम चेंज करते हैं, और अधिकतम हम बना सकते हैं 45, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्रेक। क्या है आपका अगला? ब्रेक। और यदि हम ब्रेक की बात करें दोस्तों, तो देखिए ब्रेक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेक को समझना होगा। ब्रेक का मतलब होता है अलग अलग भाग जाना। जैसे हमने पहले पढ़ा था एक पेज ब्रेक, दोबारा से देख लें एक बार। मैं कुछ ब्रेक के नाम लिख रहा हूँ, उसके अलावा हम पढ़ेंगे अभी। एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है पैराग्राफ ब्रेक, और एक होता है लाइन ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक, और एक होता है आपका कॉलम ब्रेक। और एक फीचर और आएगा जिसका नाम आएगा वर्ड रेफ, लेकिन ये कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन ये फीचर इसी का है। देखिए भाई, पेज ब्रेक की बात करें तो ये इसके लिए हमने अभी शॉर्ट की भी लिखी थी, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। कंट्रोल प्लस एंटर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इंसर्ट टैब में पेज के अंतर्गत। पैराग्राफ की यदि हम बात करें तो इसके लिए होती है सिर्फ एंटर। लाइन ब्रेक की यदि हम बात करें तो लाइन ब्रेक के लिए होती है दोस्तों शिफ्ट प्लस एंटर। सेक्शन ब्रेक, वर्ड रेप, इनके लिए कोई शॉर्ट की नहीं है। तो ध्यान दें, पेज ब्रेक का मतलब हुआ जहां पे आपका कर्सर है और उसी लोकेशन से आपको नेक्स्ट पेज पर पहुंचना है। कर्सर की लोकेशन से, किसकी लोकेशन से? कर्सर की लोकेशन से नेक्स्ट पेज। यदि कर्सर की लोकेशन से हमें नए पेज पर पहुंचना है तो हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे और एक अगला खाली पेज आ जाएगा और कर्सर भी हमारा वहीं नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। जहां कहीं भी है वहीं से हम नए पेज पर जा सकते हैं।
नेक्स्ट है पैराग्राफ ब्रेक। ये तो आप सिंपली यूज करते हैं जब भी पैराग्राफ चेंज करना होता है, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टाइप करते हैं इंटर का। और जैसे इंटर करते हैं तो पैराग्राफ के बाद में जिस पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर गए वहां पर हमने स्पेसिंग में पढ़ा था 10 पीटी का खाली स्पेस आ जाता है। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ के बाद में कितने पीटी का स्पेस आता है, 10 पीटी का। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। लाइन ब्रेक का मतलब हो गया कि आप लिखते लिखते और एक नेक्स्ट नई लाइन शुरू करना चाहते हो। एक तो होता है कि ऑटोमेटिक नई लाइन स्टार्ट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक जो स्टार्ट हो रही है, ऑटोमेटिक लाइन जो आ रही है वो तो आ रही है किस फीचर की वजह से, वर्ड रैप की वजह से। यहाँ हमने कोई ब्रेक इंसर्ट नहीं किया, वहाँ तो क्या हुआ था, हमारा टेक्स्ट का जो एरिया था, दायरा था लाइन का, वो पूरा हो जाता है, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक नई लाइन से शुरू होता जाता है। तो ऐसे हम लाइन टाइप करते जाते हैं। लेकिन एक होता है कि लाइन कंप्लीट नहीं हुई है फिर भी हमें नई लाइन से शुरू करना है, तब हम यूज करते हैं किसका, लाइन ब्रेक। और लाइन ब्रेक का मतलब हो गया शॉर्ट की आपकी शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर से हम नई लाइन शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसी में सेक्शन ब्रेक। क्या है, सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक को मैं बाद में बताता हूं, पहले आप देखिए कॉलम ब्रेक। पहले आप क्या देख ली, कॉलम। कॉलम का मतलब हो गया, अभी आपने कॉलम पढ़े 45 कॉलम आप अधिकतम डाल सकते हो। ऐसे ही एक साथ यदि हमें पहले कॉलम से डायरेक्ट दूसरे कॉलम पर जाना है, पहला कॉलम पूरा लिखा नहीं, आधा ही लिखा था, लेकिन फिर भी हमें दूसरे कॉलम पर जाना है, तो आपको कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करना है। किसका, कॉलम ब्रेक। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, ये तो समझ में आएगा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब बचता है कौन सा, आपका सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम कह सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट्स के एक ही पेज में अलग अलग फॉर्मेटिंग यदि हमें करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सेक्शन ब्रेक की। कि सर वो तो हम वैसे ही कर सकते हैं, जी नहीं। जैसे देखिए एग्जांपल, यदि हम पेज का मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो पेज का मार्जिन बाय डिफॉल्ट रूप से पूरे पेज पर लागू होता है। अब मुझे चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ का मार्जिन अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, तो उस केस में मुझे जरूरी है तीनों पैराग्राफों का अलग अलग सेक्शन होना जरूरी है। या फिर मैं कहूं जैसे आप वाटर मार्क डालते हो, तो वाटर मार्क जनरली पूरे एक पेज पर एक ही आता है, डिफॉल्ट रूप से एक पेज पर हमेशा एक ही वाटर मार्क हम डाल सकते हैं, दूसरा नहीं। तो अब मुझे चाहिए कि नहीं सर, मुझे तो प्रत्येक पैराग्राफ के लिए अलग से वाटर मार्क डालना है, एक में लोगो भी लगाना है, एक में नंबर भी डालना है, एक में मुझे एड्रेस भी लिखना है। तो उस केस में भी मुझे तीनों को अलग अलग सेक्शन में बांटना पड़ेगा। यानी कि एक ही पेज में अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग, अलग अलग प्रकार की पेज साइज, पेज डिजाइन करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, सेक्शन ब्रेक का यूज करेंगे दोस्तों। दोबारा से लिख लें। अब इसके लिए मैंने इसलिए कि बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बताता हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं सेक्शन ब्रेक। क्या, सेक्शन ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे होता है, देखिए मैंने कहा ये एक पेज है, एक पेज में आपने 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 1 2 3। ये एक पैराग्राफ, मान लीजिए ये 2 पैराग्राफ और ये 3 पैराग्राफ। अब मुझे यहां पर क्या है कि तीनों को अलग अलग मार्जिन देना है। अलग अलग मार्जिन बोले तो मैं कहता हूं इसको तो मुझे नॉर्मल ही रखना है, मार्जिन, पेज मार्जिन क्या रखना है, इसका नॉर्मल रखना है। इसका मुझे वाइड मार्जिन करना है और इसका मुझे नैरो मार्जिन करना है, एग्जाम्पल के तौर। अब आप सामान्य तौर पर देखना, कभी भी जब तक कि आपने सेक्शन नहीं बना रखे होते हैं तब तक आप किसी एक पैराग्राफ का मार्जिन चेंज करके देखना, बाकी का ऑटोमेटिक बदल जाता है। यानी मार्जिन वो फॉर्मेटिंग है, वो डिजाइन है जो एक साथ पूरे पेज पर लागू होती है, अलग अलग नहीं हो सकती। मार्जिन वो कंडीशन है जो एक साथ संपूर्ण पेज पर लागू होती है, अलग अलग नहीं होती है। अब मुझे तो अलग अलग करनी है, उस केस में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सेक्शन ब्रेक की। एक सेक्शन ब्रेक में यहां पर दूंगा, एक सेक्शन ब्रेक में यहां पर दूंगा, उसके बाद में इसका नॉर्मल कर सकता हूं, इसका मैं वाइड कर सकता हूं, इसका मैं नैरो कर सकता हूं। कब, जब यहां पर क्या डले हुए हों, 2 सेक्शन ब्रेक। क्या डले हुए हों यहां पर, सेक्शन ब्रेक दोस्तों, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रहे, एक ही पेज में अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे सेक्शन ब्रेक की जरूरत होती है। और वो कहां से डाले जाते हैं, यहां से डाले जाते हैं। तो ध्यान रहे, सेक्शन ब्रेक
पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक तीनों यहीं से डाले जाएंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही काम की चीज़ है और भविष्य में भी काम आएगी ये आपको, जहाँ कहीं भी आप जॉब करोगे वहाँ जरूर काम आएगी। नेक्स्ट देखते हैं लाइन नंबर क्या है अगला। लाइन नंबर, लाइन नंबर की बात करें तो लाइन नंबर तो सभी समझते हैं 1 2 3 4 लाइन, लेकिन कितने तरीके से डाली जा सकती है वो देख लीजिए। लाइन नंबर एक तो हम कंटिन्यूसली डाल सकते हैं, मतलब लगातार कितने भी पेज है वहाँ पर लाइन नंबर ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा, चाहे वो 1 से लेके और 1000 तक है, कितने तक ही भी है लगातार बढ़ता जाएगा। पहले पेज पर जैसे मान लो 19 लाइन है तो दूसरे पेज पर 20 21 22, तीसरे पर फिर 40 45, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा नंबर। दूसरा एक आता है रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज पे 1 से, जैसे मान लो एक पेज की क्षमता मान लो 19 की है तो दूसरे पे फिर 1 से 19, फिर 1 से 19, यानी 20 में लाइन नहीं आएगी। जितनी क्षमता एक पेज की है वो पेज की साइज पर निर्भर करेगी। भाई छोटा पेज है तो हो सकता है कम लाइन हो, बड़ा पेज है तो ज़्यादा लाइन हो, वो पेज की साइज पर निर्भर करती है। नॉर्मली क्षमता 18-20 की होती है, तो ध्यान से देख लें। रीस्टार्ट ईच पेज यानी जो लाइन नंबर है वो प्रत्येक पेज पर यदि 1 से स्टार्ट करना है तब हम इसको चूज करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज को। एक होता है इसी में रीस्टार्ट ईच सेक्शन, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, मतलब अब आपने जहां जहां सेक्शन दे रखे हैं वहीं से रीस्टार्ट। जैसे अभी हमने एक पेज लिया था उसमें 3 सेक्शन बनाए थे, तो प्रत्येक सेक्शन पे यानी प्रत्येक पैराग्राफ में 1 से स्टार्टिंग, वहां हमने 3 पैराग्राफ थे, इस तरीके से पेज लिया था, एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, और तीनों के बीच में हमने यहाँ भी सेक्शन डाल दिया था, यहाँ भी सेक्शन डाल दिया था। तो ध्यान रहे यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो जहाँ जहाँ सेक्शन ब्रेक इंसर्ट है वहीं से यदि नंबरिंग की स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो समझ लो इसकी वजह से हो रही है। तो 3 तरीके हुए। चौथा जो तरीका है दोस्तों वो लाइन नंबर को इंसर्ट करने का नहीं, वो है रिमूव करने का, और वो तरीका है सप्रेस करना। उसका मतलब क्या है? सप्रेस लाइन नंबर, सप्रेस लाइन नंबर, यानी कि लाइन नंबर को यदि रिमूव करना है, इसको लाइन नंबर को रिमूव करने के लिए लाइन नंबर को रिमूव करने के लिए किसका उपयोग करना है? सप्रेस लाइन नंबर का। मतलब जैसे मुझे इस पैराग्राफ से लाइन नंबर हटाना है तो पहले इसे सेलेक्ट करो और इस पर क्लिक कर दो, इसके लाइन नंबर हट जाएंगे, इस पर और इस पर ही रह जाएंगे। तो किसी भी पैराग्राफ से, किसी भी क्षेत्र से यदि लाइन नंबर रिमूव करने, तब आपको फंक्शन यूज करना है सप्रेस लाइन नंबर। डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन, किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट से लाइन नंबर हटाने के लिए निम्न में से कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये चारों ऑप्शन में होंगे और आंसर होगा क्या? सप्रेस लाइन नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट देखें, अगला क्या है आपके साथ? हाइपोनेशन। अगला क्या है? हाइपोनेशन। खूब यूज किया होगा आपने। हाइपोनेशन का मतलब होता है जब लाइन के अंत में हमारा कोई शब्द अधूरा छूट जाता है, लाइन के अंत में कोई शब्द अधूरा छूट जाता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे डैश लगा के और पूरा करते हैं नई लाइन से। जैसे मेरे सामने शब्द आ गया, मान लीजिए कंप्यूटर, अब ये अधूरा रह गया और लाइन होगी पूरी, तो मैं क्या करता हूँ? डैश लगाता हूँ और नई लाइन से लिखना शुरू करता हूँ इस तरीके से। तो ये जो आपने हाइपोनेशन का ये डैश यूज किया है, यही आपका किस नाम से जाना जाता है? हाइपोनेशन के नाम से जाना जाता है। यही ध्यान रखना है। लाइन के अंत में उपयोग में लिया गया डैश जो ऑटोमेटिक आ गया है या तो वर्ड में, या आपने मैन्युअली यूज किया जिससे शब्द अधूरा था उसे नेक्स्ट लाइन से आपने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो वो डैश ही किस नाम से जाना जाता है? हाइपोनेशन के नाम से जाना जाता है। हाइफेन, हाइफेन बोलते हैं इसको, हाइफन। ठीक है कि नहीं? तो ये कंप्लीट होता है आपका पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा? पेज सेटअप ग्रुप कंप्लीट होता है दोस्तों। ध्यान रहे, पेज लेआउट टैब में अब पहला ग्रुप था ये, पेज लेआउट टैब का पहला ग्रुप पेज सेटअप। नए वर्जनों के अनुसार, पुराने वर्जन के अनुसार ये तीसरा ग्रुप हो सकता है उसका, ध्यान दें। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे सामने पैराग्राफ ग्रुप, जो अभी मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। इंडेंटेशन, वहीं पर हमने चर्चा भी कर ली थी कि एक तो इंडेंटेशन आपको मिलेंगे जिसमें 2 प्रकार के इंडेंट है, एक यहाँ पर लेफ्ट है और एक राइट है,
और ये पूरा का पूरा हमें कहाँ रिपीट हुआ है, पूरा का पूरा ग्रुप होम टैब में। कहाँ रिपीट हो चुका था? होम टैब में हो चुका था दोस्तों। स्पेसिंग की बात करें तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, दो थी, एक थी बिफोर और एक थी आपकी आफ्टर। बिफोर में आपको 0 पीटी बताया था, आफ्टर में आपको 10 पीटी बताया था। और हाँ, अब यदि आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नए वर्जनों में ये 10 पीटी भी आपका 8 पीटी आने लगा है। जैसे आजकल आप ऑफिस यदि 2016 और 19 का यूज करोगे, 2019 का, तो ध्यान रहे ये जो वैल्यू 10 पीटी है अब ये चेंज होके कितनी होने लगी है? 8 पीटी होने लगी है दोस्तों। 8 पीटी आ चुकी है, ध्यान रखना। 10 की जगह पर अब नए वर्जनों में कितनी है? 8 पीटी है। तो यहाँ भी चेंज हुआ है छोटा सा, जो ध्यान रह लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप पर, अरेंज। अगला कौन सा ग्रुप है हमारा? अरेंज ग्रुप। ये देखिए अरेंज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास में फंक्शन, क्या नाम है? सॉरी, पोजीशन। अरेंज में पहला क्या है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब है आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट बोले तो आपकी फोटो, आपकी शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, कोई भी इलस्ट्रेशन से आपने किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, कोई भी शेप बनाई है, कोई भी फोटो डाली है, तो उसकी आप आपके पेज में कितनी जगह पर, कितनी लोकेशनों पर आप उसे शो कर सकते हो। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका कोई पेज है और यदि इस पेज में आपने कोई इमेज बनाई है, कोई चार्ट है जो इंसर्ट की है, जैसे ये, तो अब इसको इस पेज में दिखाने की जो लोकेशन हो सकती है वो टोटल 9। कितनी होंगी? टोटल 9। ध्यान दे लेना कितनी है टोटल? 9। कैसे? इसको हम बोलेंगे टॉप लेफ्ट। क्या बोलेंगे? टॉप लेफ्ट। इसे हम बोलेंगे टॉप सेंटर, इसे बोलेंगे टॉप राइट, इसे बोलेंगे बॉटम लेफ्ट, इसे बोलेंगे बॉटम सेंटर, इसे बोलेंगे बॉटम राइट, इसे हम बोलेंगे सेंटर लेफ्ट, इसे बोलेंगे सेंटर सेंटर, इसे बोलेंगे सेंटर राइट। क्या बोलेंगे? सेंटर राइट। तो टोटल जो पोजीशन हो सकती है, सीधा सा क्वेश्चन बनता है कितनी हो सकती है? तो 9। 9 के अलावा नहीं हो सकती 10 में कोई भी। ऐसे यदि यहीं के हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इसी का एक फंक्शन है अलाइनमेंट। तो ये सेम 9 के 9 इसके क्या हो सकते हैं? अलाइनमेंट हो सकते हैं दोस्तों। 9 ही पोजीशन, 9 ही अलाइनमेंट। 9 अलाइनमेंट का नाम भी पूछे तो ये हो सकते हैं 9 के 9 अलाइनमेंट। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट और सेंटर सेंटर। तो 9 ही अलाइनमेंट हो सकते हैं और 9 ही आपकी पोजीशन हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट, हमने पहले भी अलाइनमेंट पढ़े थे, वो अलाइनमेंट पढ़े थे टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ के लिए, यानी पैराग्राफ अलाइनमेंट या टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने थे? तो 4 थे, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेकिन अब बात हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कितने अलाइनमेंट हो सकते हैं? 9। 9 के नाम इस तरीके से होंगे आपके सामने। दूसरा आता है इसमें रेप टेक्स्ट, जो अभी बताया था आपको मैंने, लेकिन यहाँ पर ये लिया गया है ऑब्जेक्ट्स के लिए कि ऑब्जेक्ट के साथ में टेक्स्ट को कैसे दिखाना है। तब हम इस फीचर्स का उपयोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट के आगे दिखाना है, ऑब्जेक्ट के पीछे दिखाना है, ऑब्जेक्ट के चारों ओर दिखाना है, या ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे ही दिखाना है। इस तरीके के फीचर्स हैं, वो सारे किसके हैं? रेप टेक्स्ट के। भाई मान लीजिए ये आपकी कोई भी एक फोटो डाल दी, अब आप चाहते हो कि इस फोटो के पीछे भी हमारा टेक्स्ट दिखाई दे, तो भी इसी से सेलेक्ट करोगे। आप चाहते हो फोटो के ऊपर भी दिखाई दे, तो भी इसी से। आप चाहते हो कि सिर्फ ऊपर और नीचे ही दिखाई दे, यानी इन हिस्सों में ही लिखा दिखाई दे, ये खाली रहे चारों तरफ एरिया, तो भी यही एरिया है। और चाहो कि आप नहीं इन साइडों में भी दिखाई दे, बस फोटो पे नहीं दिखाई दे, तो भी आप इसी से यूज करोगे। तो वो क्या कहलाता है यहाँ पर? रेप टेक्स्ट। तो यानी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार अरेंज कर रहा है। टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार अरेंज करने का फीचर है, वो कौन सा है? आपका रेप टेक्स्ट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो था वर्ड रैप, जिसमें लाइन ऑटोमेटिक आ रही थी अगले लाइन पर, जो टेक्स्ट था वो न्यू लाइन पर ऑटोमेटिक आ रहा था, वो था वर्ड रैप। तो ऐसे ध्यान रहे, थोड़े से अंतर है दोनों में। एक है ब्रिंग और सेंड फॉरवर्ड। ये होता है जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट कर दिए, 2 या 2 से अधिक, तो किसको आगे लाना है, किसको पीछे लाना है। भाई ऊपर नीचे 3-4 फोटो हैं आपकी, ये देखिए, चलिए एक फोटो दूसरे कलर में लेते हैं, ये 2 फोटो, ये 3 फोटो, और मान लीजिए ये आपकी 4। कितनी है टोटल? 4 फोटो हो चुकी है। अब आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे सबसे ऊपर ये वाली दिखाई दे, व्हाइट वाली जो है सबसे ऊपर आए, जो कि सबसे पीछे चली गई है। तो आप किसका यूज करोगे? ब्रिंग फॉरवर्ड। सबसे ऊपर लाने के लिए आप किसका यूज करोगे? ब्रिंग फॉरवर्ड का।
और नहीं आप चाहते हो कि जो सबसे ऊपर है येलो वाली इसको सबसे पीछे धकेलना है, तो सबसे पीछे ले जाने के लिए करोगे सेंड फॉर बैकवर्ड। क्या है? सेंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड नहीं आएगा, सेंड के साथ आएगा बैकवर्ड। क्या आएगा दोस्तों? सेंड बैकवर्ड। ध्यान रहे, एक तो है ब्रिंग फॉरवर्ड यानी पीछे वाली ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आना, एक है ऊपर वाली ऑब्जेक्ट को पीछे भेजना, तो वो हुआ सेंड बैकवर्ड, और एक हुआ ब्रिंग फॉरवर्ड। ये रहे, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है सेंड बैकवर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स के सीक्वेंस को या ऊपर नीचे करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ब्रिंग और सेंड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट, जो कि आपको बता दिया टोटल 9 होते हैं, वही लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर सब। एक आता है ग्रुप। अभी जो इमेज बनाई थी उन सब का एक ग्रुप बनाने के लिए जनरली क्या होता है, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट की साइज या रोटेट हम जो करते हैं एक बार में ही कर पाते हैं। अब मुझे चाहिए सबको एक साथ ही रोटेट करना, एक साथ ही उनकी साइज को छोटी बड़ी करना है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाते ही वो सारे कंप्लीट एक साथ ही छोटे बड़े होंगे, जहाँ भी मूव करेंगे कट कॉपी करेंगे वो एक साथ ही होंगे। और अलग अलग करना है तो वापस आप यहीं से उसको आप अनग्रुप भी कर सकते हो। यानी ग्रुप और अनग्रुप दोनों करने का फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करवाता है एमएस वर्ड। नेक्स्ट है रोटेट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है, रोटेट करना है, तो आप इसका यूज करोगे। एक होता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा ये आपकी कोई इमेज है और इस इमेज पर आपने जनरली नोटिस भी किया होगा कि चारों तरफ आपको कुछ ऐसे बटन दिखाई देते हैं जिनसे हम इसको रोटेट या साइज को कम ज़्यादा करते हैं। इस टाइप के आपने देखे होंगे। और ऊपर एक ग्रीन कलर का, ग्रीन ही होता है तो मैं इसको ग्रीन ही बनाना चाहूँगा, थोड़ा सा ग्रीन में ग्रीन इस टाइप। ये तो ये जो बटन होते हैं छोटे छोटे से, इनको क्या बोलते हैं? तो ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो इनको बोला जाता है साइज हैंडलर। क्या बोला जाता है? साइज हैंडलर। ध्यान दे लेना सुधा, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इसकी साइज छोटी बड़ी की जाती है, रीसाइज की जाता है, वो क्या बोला जाता है? साइज हैंडलर। और ये जो होता है ये इसका रोटेशन बटन होता है, जिससे हम इस इमेज को चारों तरफ रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटा सा एक पूछ लिया जाता है जनरली, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और देखते हैं, इसके बाद आती है आपकी रेफरेंस टैब। क्या आती है? रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा और इम्पोर्टेंट दो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको हम देखेंगे। देखिए रेफरेंस टैब की यदि हम बात करें दोस्तों, सबसे पहला फीचर है इसका टेबल ऑफ कंटेंट। क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। तो आपकी बुक का जो इंडेक्स है या आपकी जो विषय सूची, कुछ भी आप बोलते हो, वो ही क्या कहलाता है? टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है चैप्टर का या टाइटल का नाम इतने पेज पर है, चैप्टर 2 इतने पेज से इतने पर है। तो वो जो विषय सूची जो इंडेक्स बना हुआ है वो इसी की सहायता से बनाया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट की सहायता से। इसका यूज यही है दोस्तों। नेक्स्ट आता है फुटनोट। फुटनोट के अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो फंक्शन है इसके। सबसे पहला जैसे फुटनोट है, दूसरा इसका है एंड नोट। क्या है दोस्तों? एंड नोट। फुटनोट की यदि मैं बात करूं तो फुटनोट होता है दोस्तों पेज के नीचे, बॉटम ऑफ पेज। और यदि हम एंड नोट की बात करें तो यह है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी डॉक्यूमेंट्स के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में। तो पहला क्वेश्चन तो लोकेशन का ही होता है, फुटनोट कहाँ डाला जाता है? तो फुटनोट उसी पेज के अंत में। डॉक्यूमेंट्स एंड नोट कहाँ डाला जाता है? तो ध्यान रहे एंड नोट होता है डॉक्यूमेंट्स के अंत में। ये लोकेशन है। होते क्या है एक्चुअल में? होते हैं, आपने काफ़ी किताबों में देखा होगा, कुछ कुछ शब्द आते हैं दोस्तों, और उन शब्दों के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये टैब है, इस टैब के ऊपर आपने काफ़ी बार ऐसे कोई स्टार लगा हुआ मिलेगा, और इस स्टार का मतलब इसी पेज के नीचे एक लाइन खिंची हुई होती है और फिर यहाँ इसका मीनिंग लिखा होता है। बहुत सी किताबों में आपने देखा होगा स्टार होता है, या कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1 यहाँ पर दे दिया, 2 कुछ भी नंबर दे दिया, तो ऐसे छोटा सा नंबर लिखा होगा, स्टार बना होगा, कोई भी सिंबल बना होगा, और उसका मतलब यहाँ नीचे दे रखा होता है लाइन खींच के।
तो ये तो कहलाता है यदि इस स्टार और इस नंबर का मतलब उसी पेज के नीचे यदि दिया जा रहा है तो वो कहलाता है फुटनोट। और यदि इन स्टार का और इस नंबर का जो मतलब है उस डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल लास्ट में यानी बुक के अंत में दिया गया है तो वो कहलाता है दोस्तों एंड नोट। ध्यान दे लेना, ऐसे किसी सिंबल का, छोटे छोटे से ये सिंबल हैं, इनका मतलब उसी पेज के जिस पेज पर ये बना हुआ था नीचे दिया गया है तो वो किस नाम से जाना जाएगा? फुटनोट के नाम से जाना जाएगा। और यदि उस सिंबल का मतलब, उस नंबर का मतलब उस डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल अंत में दिया गया है तो वो एंड नोट के नाम से जाना जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, दोनों को ध्यान रखना है। और दोनों के लिए शॉर्ट की भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी शॉर्ट की होती है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, और इसके लिए होती है दोस्तों एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ध्यान रहे, एक तो है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, F4 हो गया फुटनोट, और एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, D4 हो गया एंड नोट। क्या हो गया यहाँ पर? एंड नोट। तो दोनों की शॉर्ट की भी पूछी जाती है, डायरेक्ट लोकेशन भी पूछी जाती है। तो यानी मैं कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टैब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका फुटनोट ग्रुप का नाम क्या है? फुटनोट। दोबारा से देख लें, फुटनोट में दो ही नाम है, एक है फुटनोट, एक है एंड नोट। फुटनोट होता है बॉटम ऑफ द पेज यानी पेज के बिल्कुल नीचे, एंड नोट होता है डॉक्यूमेंट्स के अंत में। फुटनोट के लिए शॉर्ट की है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, एंड नोट के लिए शॉर्ट की है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, दोनों के दोनों। और देखें नेक्स्ट आपका बहुत छोटे छोटे से हैं, और तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। साइटेशन या बिब्लियोग्राफी ये होती है दोस्तों जब आप आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दे रहे हो, कि मैंने मेरे बुक, जैसे कोई बुक लिखी और बुक के अंतर्गत मैंने किसी दूसरी किताब से डाटा कॉपी किया, तो मुझे उस दूसरी किताब का रेफरेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज वो मुझ पर कॉपीराइट का केस लगा सकता है। तो उसके लिए वो जो रेफरेंस देना है वही क्या कहलाता है? आपका बिब्लियोग्राफी। क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी। ध्यान रहे, और उस सोर्स के बारे में डिटेल देना वो साइटेशन, और वो सारी डिटेल मिलके फिर कहलाती है बिब्लियोग्राफी। ये ध्यान रख लें दोस्तों, दो ही चीजें, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक थी, उस बुक से डाटा लिया, जिसका कॉपी किया था, उसका रेफरेंस मुझे देना है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी कि बुक के राइटर का नाम क्या है, पब्लिकेशन का नाम क्या है, ईयर क्या है, उसकी सिटी क्या है पब्लिकेशन की, एडिशन कौन सा है, यानी जो डिटेल मुझे पता है, जो भी पॉसिबल डिटेल मुझे पता है वो मैं क्या दूंगा? रेफरेंस के तौर पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि सामने वाला ये नहीं कह सके आपने मेरा डाटा कॉपी किया है। मैं कहूँगा दोस्त मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने रेफरेंस दिया है आपका कि ये डाटा मेरा नहीं, ये डाटा आपका है। तो वो जो रेफरेंस में हम डिटेल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो तो है साइटेशन। और कंप्लीट डिटेलों को जैसे हम लिखते हैं, किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी, दूसरे की लिखते हैं तो बायोग्राफी, तो यहाँ दूसरे की हम रेफरेंस दे रहे हैं तो वो किस नाम से जानी जाती है? बिब्लियोग्राफी। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? बिब्लियोग्राफी के नाम से यहाँ पर ये जानी जाती है। डिटेल्स प्रोवाइड करवाना, ये फील्ड हम दिए, अलग अलग नाम दिया ऑथर का, पब्लिकेशन का नाम दिया, पब्लिशिंग ईयर का नाम दिया, पब्लिशिंग सिटी का नाम दिया, उसके एडिशन का नाम दिया, लैंग्वेज भी दे सकते हैं, पेज नंबर भी दे सकते हैं जहाँ से डाटा चोरी किया, बहुत सारी डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वो सारी कंप्लीट डिटेल बिब्लियोग्राफी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैप्शन। क्या है? कैप्शन। कैप्शन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने जो ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आपके देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की, बहुत सारी पिक्चर हैं, तो पिक्चर में आप क्या करते हो? पिक्चर्स के नीचे नाम देते हो, जैसे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 देते हो कि नहीं देते हो? अक्सर देखा होगा आपने, हर इमेज के नीचे फिगर 1 और उस फिगर के बारे में नाम लिखा होता है, तो वो कहलाता है उस फिगर के लिए आपका कैप्शन देना। हो सकता है आपने कोई टेबल इंसर्ट की, तो टेबल के लिए भी आप देते हो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। तो ये इस तरीके का जो रेफरेंस, और टेबल का नाम की टेबल किससे रिलेटेड है उसका नाम भी देते हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? उस टेबल के लिए कैप्शन देना कहलाता है। आपने कोई चार्ट इंसर्ट किया, तो उस चार्ट के बारे में भी आप लिखते हो चार्ट 1 और उसका नाम, चार्ट 2, फिर चार्ट 2 में भी उसका नाम। तो ये उस चार्ट के लिए क्या कहलाएगा दोस्तों? कैप्शन देना कहलाएगा। ध्यान दे लेना,
किसी भी ऑब्जेक्ट्स के नीचे उसका लेवल देना, उस कैप्शन को नाम देने को क्या बोलते हैं? लेवल। नाम और नंबर दोनों दिए, कौन से नंबर की टेबल है और उसका नाम क्या है, तो उसे बोलेंगे कैप्शन देना। क्या बोलेंगे? कैप्शन देना। तो आगे देखें, और नेक्स्ट है इंडेक्स। क्या है अगला? इंडेक्स। तो इंडेक्स देखिए दोस्तों, खासकर आपने इंग्लिश की जो बुक होती है उनमें देखा होगा कि चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको वो चैप्टर वाइज बुक के एंड में दे देता है कि ये शब्द है, इसका मतलब ये है और ये इतने पेज नंबर पर था। तो वो जो लास्ट की जो इंडेक्सिंग की गई है वो इस फीचर से की गई है, इंडेक्सिंग से। तो अक्सर देखा होगा कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होगा और वो डिफिकल्ट वर्ड का पेज नंबर लिखा होगा, यहाँ नीचे उसकी मीनिंग लिखी होगी, और मीनिंग नहीं तो उसका वो नाउन है, प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है, वो सारी डिटेल्स हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं उसके बारे में। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है दोस्तों? इंडेक्स की वजह से पॉसिबल है, ध्यान देना। अब हम इंडेक्स किसको बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट को बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्टिंग में होता है बुक के में, इंडेक्स जो होता है बुक के एंड में होता है। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए बहुत ही उपयोगी टैब है दोस्तों। टैब, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अब तक रिपीट हुए हैं, एंड नोट और फुट नोट के, जो आपको अच्छे से देखने हैं दोस्तों। इसके बाद आती है हमारे पास में इसकी नेक्स्ट टैब जिसका नाम है मेलिंग। क्या नाम है? मेलिंग। एक ही क्वेश्चन इसका हमेशा आता है एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आता है, मेलिंग टैब का उपयोग क्या है? तो हम कहेंगे दोस्तों मेल मर्ज। क्या कहते हैं? मेल मर्ज करने के लिए क्या काम में लिया जाता है इसका? मेल मर्ज। कि सर मेल मर्ज करना क्या होता है? तो मेल मर्ज करने का मतलब है एक साथ अनेकों लोगों को, 100 200 300 कितना, अनेकों लोगों को एक समान सूचना भेजने के लिए, एक समान सूचना भेजना क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है दोस्तों। एक समान सूचना एक साथ यदि हमें भेजनी है बहुत से लोगों को, तो हम इस सॉफ्टवेयर की सहायता से भेज सकते हैं। एक ही मेल को, एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हैं। तो वो फीचर क्या कहलाता है? मेल मर्ज करना कहलाता है दोस्तों। अब मेल मर्ज करने के लिए इसमें कई आपको स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो स्टेप्स यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ आप देखें, सबसे पहले क्रिएट। क्या है? क्रिएट। क्रिएट का मतलब हो गया कि आप क्या करोगे, पहले तो आप तैयार करोगे, जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हो तो लेटर तैयार करोगे, कोई इन्वेलप है तो पहले आप इन्वेलप तैयार करोगे, यदि आप कोई लेवल लगाना चाहते हो तो वो लेवल्स तैयार करोगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको मेल मर्ज करना है। अब मेल मर्ज करने के लिए जरूरी है आपके पास पहले से उन लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिस्ट। लिस्ट में क्या होगा? जैसे मान लो कैंडिडेट का नाम भी होगा, कैंडिडेट का आपके पास में मेल भी होगा, कैंडिडेट का आपके पास में मोबाइल नंबर भी होगा। ठीक है। अब लिस्ट नहीं है तो लिस्ट भी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट नहीं कर रहे तो पहले से आपके पास कहीं आउटलुक से आपने मेल भेजे होंगे, आउटलुक की लिस्ट पड़ी होगी। अदरवाइज आपकी कंपनी के ही एम्प्लॉइज हैं तो आपके पास हो सकता है पहले से ही एक्सेल की पूरी सीट ही बनी रखी हो, तो वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। यानी 3 ऑप्शन दे दिए अगले ने कि आपके पास पहले से एक्सेल की सीट है तो वहां से भी आप ये डिटेल्स इंपोर्ट कर लो, नहीं तो आपके पास आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है जिससे हम मेल भेजते हैं जनरली, उसकी लिस्ट पड़ी होगी, वो ले लीजिए। और वो भी नहीं है तो फिर खुद से मैनुअली बनाइए टाइप कर करके। 3 ऑप्शन है दोस्तों, जो पसंद आए वो करिए। तो ये भी एक स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी ही। उसके बाद उसमें आप कोई फील्ड इंसर्ट करना चाहते हो, नई ग्रीटिंग लाइन ऐड करना चाहते हो, जैसे करते हैं डियर, यू आर ओबीडेंट, ऐसी कुछ लाइनें आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से करोगे। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, कोई भी फील्ड आप इंसर्ट करोगे तो वो यहाँ से करोगे। उसके बाद जब लेटर कंप्लीट होता है तो उसका आप प्रीव्यू देखोगे कि अब मैं जो भेजने जा रहा हूँ, जो मेल में सेंड करने जा रहा हूँ, उसका मुझे प्रीव्यू कैसा दिखाई दे रहा है। और फिनिश पे क्लिक करते ही वो मेल क्या होगा? सेंड हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं आपकी जो फॉलो करनी होती हैं, ये आप जनरली फॉलो कर सकते हो। तो ये मेलिंग टैब कंप्लीट। ध्यान रहे, एक ही क्वेश्चन अक्सर आता है
क्या काम है? मेल मर्ज। मेल मर्ज होता क्या है? एक साथ एक से अधिक लोगों को, कई सारे लोगों को एक जैसी सूचना भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। और ध्यान रही, ये दोनों टैब जो हमने पढ़ी हैं, रेफरेंस और मेलिंग, ये दोनों ना एक्सेल में पढ़ोगे आप, न पावर पॉइंट में पढ़ोगे, किसी में भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ वर्ड का हिस्सा होती है रेफरेंस और मेलिंग टैब। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी रिव्यू टैब को लेके। दो टैब और बची हुई हैं एमएस वर्ड की, एक है रिव्यू और लास्ट है व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, रिव्यू में से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे हमारी जो चर्चा रहेगी वो रिव्यू टैब को रहेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से ब्रेक के बाद।